गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट में हमने कोलराउश लॉ के बारे में देखा था। कोलराउश लॉ के बारे में क्या मतलब, हमने वैद्युत अपघट्य के बारे में समझा था कि किस तरीके से प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य काम करते हैं, किस तरीके से उनका पूर्ण वियोजन होता है कि नहीं होता। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि दोनों ही प्रकार के विद्युत अपघट्यों को तनु करने पर उनके अंदर आयनों की संख्या में वृद्धि होती है, चालकता के मान में वृद्धि होती है। मतलब मैंने बताया ना, किसी भी सांद्रता के ऊपर जो मोलर चालकता को हम लैम्डा एम से प्रेजेंट करते हैं और अनंत तनुता पर हम प्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम इनफाइनाइटी से। तो देखिए, किसी भी वैद्युत अपघट्य के लिए इसके ऊपर जो चालकता होगी उसका मान इससे हमेशा ही कम होगा। मतलब लैम्डा एम इनफाइनाइटी सबसे ज़्यादा होता है। उसका कारण मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रबल वैद्युत अपघट्य तो हर किसी सांद्रता पे, मतलब किसी भी सांद्रता पे पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं, इसलिए तो उनको प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। परंतु दुर्बल वैद्युत अपघट्य किसी भी सांद्रता पर पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते। इसलिए अगर हम दोनों की बात करें, जैसे मान लीजिए मैंने बात करी ये, जैसे मान लीजिए देखो, एक में डायग्राम आप लोगों को आगे भी बताएंगे। अगर मान लीजिए कि रिलेशन है रूट सी का और लैम्डा एम का, तो देखिए इसमें क्या है कि अगर मैं इस तरीके से, ये जो लाइन आ रही है वो आ रही है प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए, और ये वाली जो लाइन आ रही है वो आ रही है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अब देखो ये किस चीज़ का कर्व बनाया मैंने, ये आपकी मोलर चालकता हो गई, ये सांद्रता है। अब आप कहोगे कि सर आपने वर्गमूल सी क्यों लिया, क्योंकि ये डेबायकल लिमिटिंग लॉ के अंदर इस तरीके से रिलेशन निकल के आता है, इसलिए उसने इसको नोट किया था, इसलिए हम रूट सी ले रहे हैं। बाकी आप रूट सी का मतलब समझिए कि अगर हम इधर से इधर चलते हैं तो सांद्रता बढ़ रही है। C4 कंसंट्रेशन का मतलब सांद्रता। तो इधर सांद्रता बढ़ रही है तो इधर चलने के ऊपर क्या बढ़ेगी, तनुता बढ़ेगी। क्यों? अरे भैया आप लोगों को पता होना चाहिए कि सांद्रता जो होती है वो तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तनुता की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है ऑब्वियसली। अरे भाई सांद्रता और तनुता, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि नींबू की शिकंजी है, आप उसके अंदर पानी डालोगे तो टेस्ट कम फीका पड़ेगा, नींबू डालेंगे तो टेस्ट बढ़ेगा। तो पानी डालने से सांद्रता कम हो रही है ना नींबू की, इसलिए नींबू रस की सांद्रता कम हो रही है, इसलिए सांद्रता तनुता की व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इधर से इधर चलने पर, इधर से इधर चलने के ऊपर तनुता बढ़ रही है। तो देखिए ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सांद्रता को मत देखो, आप इसको मत देखिए, आप तनुता को देखिए। यहाँ पे तनुता कम है और इधर तनुता ज़्यादा है। तो देखो कम तनुता पे प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कितनी है, इतनी है। यहाँ पे देखो ना इस तरीके से, जब तनुता बढ़ाते चले गए तो सांद्रता मोलर चालकता बढ़कर के इतनी हो गई। तो जो फर्क आया वो केवल इतना सा ही तो फर्क आया दोनों के बीच में, इतना सा ही फर्क आया। जबकि आप दुर्बल के लिए देखिए, दुर्बल के लिए कम तनुता के ऊपर सांद्रता की मोलर चालकता कितनी है, इतनी है। जबकि अधिक तनुता पे इधर से चलेंगे तो तनुता बढ़ेगी, तो इस तनुता के ऊपर जो मोलर चालकता वो इतनी, मतलब इतना डिफरेंस आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए मोलर चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर बढ़ता है। उसके कारण दो हैं। कारण एक क्या, एक तो वियोजन बढ़ने लग जाता है और एक अंतरायनिक आकर्षण बलों में कमी आ जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले केस में बता रखा है कि विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ जब आयन भागते हैं तो उनको उनका ऑपोजिट आयन या विपरीत आवेशित आयन उनको आकर्षित नहीं कर पाएगा तनुता बढ़ने की वजह से। जबकि प्रबल वैद्युत अपघट्य के अंदर केवल और केवल जो मोलर चालकता के मान में वृद्धि केवल इसलिए होती है क्योंकि उनके अंतरायनिक आकर्षण बलों में कमी हो जाती है तनुता बढ़ने के कारण, जबकि आयनों की संख्या उतनी ही रहती है क्योंकि वो पहले से किसी भी सांद्रता के ऊपर पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं। तो देखो कोलराउस क्या कह रहा है कि जब अनंत तनुता की स्थिति आएगी, कोलराउस क्या कहता है कि जब अनंत तनुता की स्थिति आएगी, अनंत तनुता की स्थिति आएगी तो उस वक्त किसी प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य में कोई भेद नहीं होगा। किसी भी प्रबल वैद्युत अपघट्य अथवा दुर्बल वैद्युत अपघट्य में कोई भेद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अरे भाई जब किसी भी सांद्रता पे तो वो कम वियोजित था या ज्यादा वियोजित था, लेकिन अनंत तनुता की कंडीशन के ऊपर तो वो प्रबल वैद्युत अपघट्य भी पूर्ण रूप से वियोजित है और दुर्बल वैद्युत अपघट्य भी पूर्ण रूप से वियोजित। तो कोलराउस ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया कि जब अनंत तनुता की स्थिति आती है तो प्रत्येक प्रकार का विद्युत अपघट्य अपनी पूर्ण चालकता को प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसमें आयनों की संख्या भी अधिकतम होती है और अंतर आयनिक आकर्षण बल भी बिल्कुल जीरो होते हैं।
तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी विद्युत अपघट्य मैंने आपको बता रखा है कि प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और सभी प्रकार के लवण प्रबल विद्युत अपघट्य की श्रेणी में आते हैं, जबकि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार दुर्बल वैद्युत अपघट्य की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अनंत अनुता की स्थिति में प्रत्येक वैद्युत अपघट्य अपनी पूर्ण क्षमता के साथ चालकता को प्रदर्शित करता है। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि अनंत अनुता पे जैसे मान लीजिए वियोजित हो गया A+ में और B- में, तो ये कह रहा है कि इस AB की जितनी भी मोलर चालकता होगी, किस पे, अनंत अनुता पे, अनंत अनुता पे इसकी जितनी भी मोलर चालकता होगी उसमें इन दोनों का योगदान होगा, A+ का और B- का योगदान होगा, A+ और B- का योगदान होगा। तो ये कोलराउस ये कह रहा है कि इसके अंदर अनंत अनुता की स्थिति पर A+ को AB की चालकता में जितना योगदान देना है वो फिक्स है और B- को जितना योगदान देना है वो फिक्स है। मतलब क्या है कि यदि AB की जगह कोई AC विद्युत अपघट्य होगा, ध्यान देना, तो वो किस में टूटेगा, A+ में और C- में। तो यहां पर भी उस A+ की चालकता का योगदान उतना ही होगा जितना कि इस A+ का योगदान AB के अंदर है। मतलब प्रत्येक आयन का अनंत अनुता के ऊपर मोलर चालकता के अंदर जो योगदान होगा या उसकी स्वयं उस आयन की जो चालकता होगी उसका मान नियत होता है, वो किसी विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। यानी कि जैसे मान लीजिए HCl है, अब HCl की चालकता किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, H+ और Cl- में। तो अनंत अनुता पे मान लीजिए कोई दूसरा आयन मान लो विद्युत अपघट्य है एसिटिक एसिड, वो किस किस से मिलके बना हुआ है, CH3COO- और H+। तो वो ये कह रहा है कि H+ यहाँ पे भी है और H+ यहाँ पे भी है, तो इन दोनों ही विद्युत अपघट्य में HCl में जितना H+ की चालकता होगी उतना ही इस एसिटिक एसिड में H+ की चालकता होगी। मतलब अनंत अनुता की स्थिति पर प्रत्येक आयन की चालकता का योगदान फिक्स हो सकता है। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, मैं आपको डेफिनेशन बोल रहा हूँ कि अनंत अनुता के ऊपर कोलराउस ने ये कहा कि उस विद्युत अपघट्य की का पूर्ण रूप से वियोजन होता है, अंतरायनिक आकर्षण बल बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। मतलब प्रत्येक आयन अपने विपरीत आवेशित आयन के आकर्षण से मुक्त होता है। कारण क्या है, समझिए इस बात को, मुक्त क्यों होगा, जैसे मान लीजिए बीकर है, अब इसमें पानी कम था तो आयन पास पास में था, अब ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इलेक्ट्रोड इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये प्लस आयन इधर जाना चाहता है और जितना जाएगा उसके अकॉर्डिंग चालकता आएगी। लेकिन ये वाला माइनस आयन इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। अरे भाई अपनी ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा, तो इसलिए इस प्लस को इधर जाना है लेकिन ये इसको इधर खींचेगा। इससे क्या होगा, इसकी चालकता कम होगी। इसको बोलते हैं अंतरायनिक आकर्षण। इसको क्या बोला जाता है, अंतरायनिक आकर्षण बोला जाता है इसको अंतर आयनिक आकर्षण बोला जाता है। अब जब तनुता बढ़ा दोगे तो यही क्या होगा कि ये बीकर इस तरीके से प्लस माइनस और ये माइनस दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि बीच में काफ़ी सारे H2O के अणु आ जाएंगे। इससे क्या होगा, इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी और जब दूरी बढ़ जाएगी तो ये अंतरायनिक आकर्षण बल क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। इसलिए प्रत्येक आयन फ्री होगा और उसका योगदान जितना भी देना है उसका योगदान कॉन्स्टेंट होगा। मतलब कोलराउस के अनुसार जब किसी अनंत अनुता पे प्रत्येक वैद्युत अपघट्य का पूर्ण रूप से वियोजन होता है, उसके आयनों के बीच में अंतरायनिक आकर्षण बल शून्य होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता का मान अधिकतम होता है और कांस्टेंट होता है, और उस विद्युत अपघट्य के जितने भी आयन्स हैं उन आयन के द्वारा जो चालकता में योगदान होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो नियत होता है, वो किसी भी विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। अब देखो ये रूल आपने पढ़ लिया, लेकिन इस रूल के बहुत अच्छे अच्छे मायने हैं। इसका मतलब क्या है, देखो क्या इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जो कोलराउस का नियम था, उस कोलराउस के नियम के अंदर हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पहले एप्लीकेशंस की। हमने जो इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, इस डेफिनेशन के मायने क्या क्या है, ये क्या समझाता है, इसकी सबसे पहला है कि हम किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर या तुल्यांकी, दोनों एक ही बात है। वो तो मैंने आपको डेफिनेशन अलग अलग होती है, इनमें क्या डिफरेंस है मैंने पहले बता रखा है। अनंत अनुता पर चालकता ज्ञात कर सकते हैं, अनंत अनुता पर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए मतलब आपको
प्रबल वैद्युत अपघट्य की अगर विद्युत अपघट्य की मोलर या तुल्यंकी चालकता ज्ञात है तो हम किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन से समझा देता हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि सपोज कीजिए, देखो मैंने आपको बता रखा है, जैसे ये आपको एक क्वेश्चन से मैं आप लोगों को इसको समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए आपको NH4Cl की तुल्यंकी चालकता दे रखी है x ओम इनवर्स, मैं यूनिट बार बार नहीं लिखूंगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इस तरीके से x मतलब वैल्यू नहीं दे रहा जिसे मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। अब आप देखो NH4Cl है, इसको पहले मैं पूरा लिख देता हूँ, और आपको इसके अलावा दे रखी है क्या कहते हैं इसको HCl की दे रखी है, वो है y, और बाकी यूनिट सेम है। और आपको एक दे रखी है मैं कह दूँ OH सॉरी OH की, सॉरी इसमें अपने को HCl नहीं NaCl की दे रखी है। किसकी दे रखी है? NaCl की दे रखी है y, और एक आपको दे रखी है NaOH की, NaOH की वो दे रखी है Z। अब देखिए आप इसको समझिए, क्वेश्चन को बताता हूँ। NH4Cl एक लवण है, NaCl एक लवण है, NaOH एक प्रबल क्षार है। आपको सबको पता है प्रबल क्षार होता है। तो देखो लवण पहला, दूसरा भी लवण और तीसरा प्रबल क्षार, तो तीनों के तीनों प्रबल वैद्युत अपघट्य हुए कि नहीं हुए? मैंने आपको बताया था सभी प्रकार के लवण, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार प्रबल वैद्युत अपघट्य की श्रेणी में आते हैं। और आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया कि आप NH4OH की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। अब आपको जैसे मोलर की तुल्यंकी वो आपको यहाँ से पता लगेगी, यहाँ मोल इनवर्स दे रखी है तो मोलर चालकता पूछिए, तुल्यंकी इनवर्स दे रखा होता तो तुल्यंकी चालकता। तो देखो NH4OH क्या है? सबको होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? दुर्बल क्षार होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? दुर्बल क्षार होने की वजह से ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो देखिए अब मुझे ये पता करनी है कि इन तीनों की हेल्प से मैं कैसे इस की वैद्युत चालकता को सॉरी मोलर चालकता को निकाल सकता हूँ। तो ध्यान देंगे सब लोग। आपको पता है कि जैसे पहले आपको दे रखा था NH4Cl, तो ये किससे मिलके बना हुआ है? NH4 प्लस से। मैंने कहा ना कि प्रत्येक आयन का योगदान निश्चित है, और एक Cl माइनस से। दूसरा आपको दे रखा है NaOH, ये किससे मिलके बना हुआ है? Na प्लस से, और एक है NaCl से। तीसरा आपका बना हुआ है, दे रखा है आपको NaCl, तो इसका हो गया Na प्लस, सॉरी ये OH है ना, सॉरी गलती कर दी यहाँ पे, OH है ना, NaOH, तो Na प्लस और OH माइनस, और ये है Na प्लस NaCl, तो ये Na प्लस और NaCl। अरे भाई जो विद्युत अपघट्य कितने अपने आयनों में टूट जाएगा। अब मुझे निकालनी है NH4OH के बारे में। तो NH4OH किससे मिलके बना होगा? NH4 प्लस और OH माइनस, यही तो निकालनी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि अगर मैं NH4 प्लस आयन की विद्युत मोलर चालकता और OH माइनस की मोलर चालकता निकालूं, दोनों को जोड़ दूं, तो NH4OH की निकल जाएगी ना, क्योंकि कोलराउस ये कहता है ना कि प्रत्येक आयन की अनंत अनुता के ऊपर जितना भी ये चालकता में योगदान होता है वो कांस्टेंट होता है। तो मैं अगर इन दोनों की आयनों की चालकता निकाल लूँ, दोनों को जोड़ दूँ, तो मेरे पास NH4OH क्या आ जाएगी। तो आपको इसका कितना दे रखा है? NH4Cl का X दे रखा है, शायद NaCl का आपको y दे रखा था, और इसका कितना दे रखा था? Z। अब मुझे क्या करना है कि इन तीनों इक्वेशंस को इस तरीके से जोड़ बाकी करना है जिससे मेरे पास में केवल NH4 प्लस और OH माइनस बच जाए। तो देखो पहले आप ध्यान दीजिएगा, जिसको जोड़ना है वो देख लीजिए। NH4 प्लस ये रहा, और OH कहाँ है? ये रहा। मतलब इन दोनों को जोड़ने के लिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ना पड़ेगा। तो मैं कह दूँ ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 3 है। तो मैं एक समीकरण को और दो समीकरण को जोड़ देता हूँ। अब देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे तो NH4 प्लस और OH माइनस तो जुड़ जाएगा, लेकिन साथ में Cl और NaCl भी तो जुड़ जाएगा।
अब मुझे तो केवल इन दोनों को रखना है, Na प्लस को Cl माइनस को हटाना, भाई ये और ये तो एक्स्ट्रा जुड़ गए ना पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन जोड़ने के लिए। तो आप एक काम करो, तीसरी इक्वेशन को घटा दो, क्योंकि इसमें जो Na प्लस जुड़ा है वो यहाँ से घटेगा, ऐसे दोनों, तो Na प्लस से Na प्लस कैंसिल हो जाएगा और Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा केवल NH4 प्लस और OH माइनस। तो मैं कह सकता हूँ x प्लस जेड माइनस वाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं ले रखी, आपको एग्जाम में वैल्यू मिलेगी। x का मतलब जैसे मान लो 240 है, 320 है, 110 है, जो भी है, तो अगर मान लो यहाँ पे 240 है, यहाँ पे 110 है, यहाँ पे 180 है, तो दोनों को जोड़ के 180 को कम कर दो, आपके पास में आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम कोलराउस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन को देख सकते हैं। थैंक यू।